नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार से, जहां पर जेडीयू और भाजपा को लगा बड़ा झटका। जेडीयू के मंत्री हो गए हैं आरजेडी में शामिल और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में 99% लोग नीतीश कुमार से है नाराज और वो आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ा झटका जेडीयू को लग सकता है। दोस्तों इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी को बिहार के चुनाव में बड़ा फायदा हुआ है और जेडीयू के मंत्री का आरजेडी में जाने से तेजस्वी का हौसला बुलंद, बोले नीतीश अपने मंत्रियों का भरोसा खो चुके हैं। तो दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, बिहार की सियासत की पल पल की खबर देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि नीतीश कुमार से बिहार के 99% लोग दुखी हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिख दीजिए कि कौन बनाएगा बिहार में अपनी सरकार। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। श्याम रजक बोले, बिहार में 99% लोग नीतीश कुमार से नाराज, मैं आरजेडी में हो रहा हूं शामिल। जी हां दोस्तों, जेडीयू से निष्कासित नेता और बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। अपनी पुरानी पार्टी राजद में शामिल होने जा रहे श्याम रजक ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में लगभग 99% लोग बिहार के सीएम नीतीश कुमार से नाराज हैं, लेकिन वे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं रह सकता जहां सामाजिक न्याय छीना जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे निष्कासित नहीं किया गया है, मैं अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देने जा रहा हूं। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक और दल बदल का खेल शुरू हो गया है। एक और जहां राजद से निष्कासित 3 विधायक जेडीयू का दामन थामने जा रहे हैं, वहीं कभी राजद में कदावर नेता रहे और वर्तमान में जेडीयू सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक फिर से अपनी पुरानी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। श्याम रजक के पाला बदलने की खबर पर जहां जेडीयू ने पहले उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनके अड़िग रहने पर आनन फानन में पार्टी से निष्कासित करने के साथ उद्योग मंत्री के पद से भी हटाने का घोषणा की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्याम की वापसी से तेजस्वी का हौसला बुलंद, बोले नीतीश अपने मंत्रियों का भरोसा खो चुके हैं। जी हां दोस्तों, 11 साल बाद श्याम रजक की घर वापसी से तेजस्वी यादव के हौसले बुलंद हैं। नेता प्रतिपक्ष नेता अपनी पार्टी में स्वागत करते हुए नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार शासन के घमंड में जनता के साथ साथ अपनी पार्टी के नेताओं की भी अनदेखी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि वह मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का भी भरोसा खो चुके हैं। बिहार की जनता पहले ही उन पर अविश्वास कर रही है और अब श्याम रजक का पार्टी छोड़कर आना यह बता रहा है कि नीतीश कुमार के मंत्रियों के मन में अपने मुख्यमंत्री के लिए भरोसा नहीं बचा है। अपनी मर्जी से ही में शामिल हुए हैं और हमारे लिए यह बड़ी बात है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के उस पर आने बयान की याद भी दिलाई, जिसमें उन्होंने मिट्टी में मिल जाने और बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाने की बात कही थी। तेजस्वी ने कहा कि 5 साल में 4 बार पलटी मारने वाले नीतीश कुमार को बिहार की जनता की फिक्र नहीं है। नीतीश कुमार ने शरद यादव से लेकर जीतन राम मांझी, जॉर्ज फर्नांडिस और श्याम रजक जैसे लोगों को ठगने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने डीएनए को गाली देने वाले बीजेपी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। तेजस्वी ने कहा कि शासन में बिहार की विधि व्यवस्था ठप पड़ गई है और श्याम रजक धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ आए हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई के पक्षधर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तेजस्वी ने कहा है कि सत्ताधारी दल के नेताओं को अब नीतीश पर भरोसा नहीं रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया। 30 जुलाई को जारी हुआ आदेश ही प्रभावी रहेगा। जी हां दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार 6 सितंबर तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया। इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा। पिछला जो आदेश 16 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था, उसके तहत बिहार में धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है। किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। बस सेवाओं पर लगी पाबंदी को बरकरार रखा गया है। हालांकि आदेश में कुछ छूट भी दी गई थी। इसके तहत व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं। इन 10 पॉइंट्स में जानिए किस पर रहेगी पाबंदी। पहला, केंद्र सरकार के कार्यालय, अपने स्वायत्त अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति। सुरक्षा बलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और डाकघरों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। दूसरा, बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है।
तीसरा, राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम 50% कर्मियों के साथ काम कर सकेंगे। चौथा, व्यावसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाज़त होगी, दुकानें भी खुलेंगी। इसके पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। हालांकि मॉल इसमें शामिल नहीं होंगे। यह जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा कि दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी। पांचवा, लॉकडाउन के दौरान टैक्सी और ऑटो सेवा पूर्व की तरह चलेंगी। बस सेवा को पूरी तरह बंद रखा गया है। मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा, केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी गई है। सातवां, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी। आठवां, सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। नौवां, जन भागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी। और 10वां, सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी अखबार के लेख पर प्रियंका गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, फेसबुक से नफरत फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, अमेरिकी मीडिया में फेसबुक पर हेट स्पीच को लेकर छपे एक लेख के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार भाजपा को निशाने पर ले रही है। मामला अब तेजी से गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि भाजपा नफरत फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करती है। प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर अपने फेसबुक पेज पर रविवार को एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए लिखा कि भाजपा के नेता गलत जानकारी और नफरत फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने भाजपा और फेसबुक के अधिकारियों के बीच साठगांठ होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा नफरत फैलाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा और आरएसएस नफरत फैलाने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती हैं। दरअसल अमेरिकी मीडिया में छपे एक लेख के सहारे कांग्रेस पार्टी भाजपा पर हमलावर है। लेख में फेसबुक पर यह आरोप लगाया गया है कि वह भारत में सत्ताधारी दल भाजपा के लिए उदार है और उनके नेताओं के हेट स्पीच व कंटेंट पर कोई दंड नहीं लगाती है। वहीं फेसबुक के अधिकारी ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि वो किसी भी नियमों को वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं जो सबके लिए समान होता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस अखबार की रिपोर्ट के हवाले से बोले ओवैसी, अब समय आ गया है कि बीजेपी और एफबी के रिश्ते। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए बीजेपी और फेसबुक पर निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि फेसबुक के कर्मचारी बीजेपी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अलग अलग देशों के लिए फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों, यह किस तरह का निष्पक्ष मंच है। यह रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। अब समय आ गया है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा किया जाए। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक लेख में कहा गया है कि भारत में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हेट स्पीच और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फेसबुक कोताही बरतता है। लेख में फेसबुक के एक अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को दंडित करने से भारत में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। लेख में कहा गया है कि फेसबुक ने बीजेपी को लेकर व्यापक पैमाने पर अनुचित तरजीह दी है। अब अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण या कब्जा करने का आरोप लगाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाहीन बाग के कई प्रदर्शनकारी बीजेपी में शामिल, आपने लगाए आरोप पार्टी के इशारे पर। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में आए दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े कई प्रदर्शनकारियों ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि शहजाद अली और डॉक्टर मोहरिन शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल थे। रविवार को इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जानबूझकर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए शाहीन बाग का प्रदर्शन कराया। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। सीएए के विरोध में दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे को 10 महिलाओं ने 101 दिन बंद कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस रोड के आसपास की सड़कों को खुद बंद कर दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस जानबूझकर शाहीन बाग का प्रदर्शन कराती रही। शाहीन बाग का सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा किसको हुआ? बीजेपी ने इस बार दिल्ली का चुनाव शाहीन बाग के नाम पर लड़ा। बीजेपी ने सोची समझी
समझी रणनीति के तहत शाहीन बाग के नाम पर चुनाव लड़ा। भारद्वाज ने कहा, बीजेपी नेताओं के बयान इसी रणनीति का हिस्सा थे। बीजेपी नेता इस स्क्रिप्ट के किरदार हैं। कल शाहीन बाग के सभी बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो गए। क्या वो भाजपा के लोग थे? क्या बीजेपी के इशारे पर शाहीन बाग किया गया? उन्होंने आरोप लगाए कि शाहीन बाग का प्रदर्शन भाजपा ने ही कराया था। हिंदू मुस्लिम के बीच बीजेपी ने खाई पैदा की। शाहीन बाग का हवाला देकर दिल्ली में दंगे कराए गए, फिर CAA वापस लिए बिना शाहीन बाग अपने आप खत्म हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के भाषण पर शिवसेना का निशाना, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर भी बोलते तो। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ पार्टी और कभी बीजेपी सरकार में उसकी सहयोगी रही शिवसेना अलग होने के बाद से केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर उस पर हमला करने से नहीं चूकती है। पार्टी ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनके भाषण को लेकर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना में सोमवार को छपे संपादकीय में प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से दिए गए भाषण को निशाने पर लिया गया है। संपादकीय में कहा गया है कि पीएम ने अपने भाषण में देश में रोजगार पैदा करने और कोरोना वायरस के बीच इकोनॉमी को दोबारा पटरी पर लाने जैसे मुद्दों पर भी बात की होती तो अच्छा होता। संपादकीय ने कहा कि अपने लगभग 90 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर बोला, देश की सैन्य क्षमता और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन सहित कई अन्य मुद्दों पर बात की। लेकिन अखबार ने सवाल उठाया कि सरकार जिस आत्मनिर्भर भारत योजना को जितनी हवा दे रही है, क्या वो सच में कोरोना वायरस महामारी के चलते आए आर्थिक संकट को दूर कर पाएगी? सामना ने कहा, अभी तक देश में 14 करोड़ लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। भविष्य में यह नंबर बढ़ने वाले हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलना है, लेकिन वो निकलकर क्या करेंगे? नौकरी, रोजगार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री ने इनके बारे में भी बात की होती। अखबार ने कहा, हालांकि आर्मी और एयरफोर्स देश की सीमा की रक्षा और दुश्मनों को दूर रखने में सक्षम है, लेकिन भूख और बेरोजगारी के शैतान से कौन लड़ेगा जो देश में तबाही मचा रहा है? पार्टी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण पर भी सवाल उठाए। संपादकीय में लिखा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झंडा फहराते हुए कहा कि भारत में ग्लोबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की क्षमता है। सर दुनिया को छोड़िए, पहले देश की इकोनॉमी बढ़ाइए। स्वतंत्रता दिवस आता है और जाता है, लाल किला भी वही है, मुसीबतें और दिक्कतें भी वही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेल जाते समय विधायक विजय मिश्रा की खुली चुनौती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वह मुरीद थे, तारीफें करते नहीं थकते थे, माला जपते थे उनके नाम की, लेकिन अब जेल जाने की नौबत क्या आई, उनके सुर ही बदल गए। ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दे डाली है। कहा है कि उन्हें यूपी से हटा देंगे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में शनिवार को दिए विधायक के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। उन्होंने बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, सैयद राजा के विधायक सुशील सिंह व पूर्व MLC विनीत सिंह को ठाकुर माफिया बताया है। उनसे भी जान की खतरा बता डाला। लोकसभा चुनाव के दौरान विधायक मिश्र कहते रहे कि वह CM योगी आदित्यनाथ के कहने पर सांसद रमेश चंद्र बिंद को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन खुद सांसद इससे इनकार करते रहे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, मंत्री श्याम रजक हो सकते हैं RJD में शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक कल यानी सोमवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बाद में वो JDU छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल 17 अगस्त को उनका इस्तीफा तय माना जा रहा है। श्याम रजक के RJD में शामिल होने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। श्याम रजक का नाराज होकर RJD में शामिल होने की बात को बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले JDU के लिए झटका माना जा रहा है। बता दें कि श्याम रजक एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बिहार में श्याम रजक राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी थे। बताया जा रहा है कि श्याम रजक JDU में अपनी अनदेखी से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कई कोशिशों के बावजूद जब हालात नहीं बदले तो अंदर खाने से ये संभावना जताई जाने लगी थी कि श्याम रजक की फिर अपनी पुरानी पार्टी RJD में घर वापसी हो सकती है। श्याम रजक 2009 में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर JDU में शामिल हुए थे। JDU के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और मंत्री बने। फिलहाल अब कहा जा रहा है कि बिहार में अहम दलित चेहरे के रूप में जाने जाने वाले श्याम रजक फिर राष्ट्रीय जनता दल में वापसी कर रहे हैं। जातिगत समीकरण के लिहाज से श्याम रजक का RJD में लौटना नीतीश कुमार की पार्टी JDU के लिए झटका माना जा रहा है। LJP और JDU के रिश्ते। श्याम रजक के नीतीश कुमार का साथ छोड़ने की बात ऐसे समय की जा रही है जब NDA की साझेदार LJP की बिहार में JDU से रिश्तों में खटास बढ़ती दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान में टकराव बढ़ रहा है। दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, आरजेडी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। आज दिन में प्रदेश सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले श्याम रजक के जेडीयू छोड़कर राजद में जाने की खबरों ने जहां सियासत गरमा दी, वहीं दोपहर बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर इस गर्माहट को और बढ़ा दिया है। राजद ने जिन 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है उनमें महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी शामिल हैं। इन तीनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर राजद से निकाला गया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आलोक मेहता ने आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तीनों विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने की जानकारी दी। इन विधायकों में महेश्वर प्रसाद यादव गायघाट से, जबकि प्रेमा चौधरी पातेपुर से विधायक हैं। राजद की ओर से बताया गया कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर पार्टी के संविधान के तहत इन तीनों को राजद से निष्कासित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद ने कोरोना काल के दौरान बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा के बीच अगर किसी ने जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को जाना है तो वह केवल तेजस्वी यादव हैं। राजद ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में अपराध चरम पर पहुंच चुका है। राजद शासन के दौरान बिहार अपराध के मामले में जहां 26वें स्थान पर था, वहीं आज देश भर में यह 23वें स्थान पर है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक, व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज, नफरत। राहुल गांधी, जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी, आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। असल में फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। क्या है मामला? अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी। इसका विरोध फेसबुक के कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। हालांकि कंपनी के भारत में बैठने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। अब फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फेसबुक पर उठे सवाल। इन रिपोर्टों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग पर सवाल किए। दिग्विजय सिंह ने रविवार को ट्वीट किया, मार्क जकरबर्ग प्लीज इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समय अंकित दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का केंद्र सरकार पर तंज, रूस ने पेश किया आत्मनिर्भरता का पहला सबक, हम सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने रविवार को मोदी सरकार पर रूस के कोरोना वैक्सीन लॉन्च किए जाने को लेकर तंज कसा। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को कहा कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करके पूरी दुनिया को आत्मनिर्भरता का सबक दिया, जबकि भारत सिर्फ अभी प्रवचन दे रहा है। वैक्सीन पर रूस की प्रशंसा करते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में संजय राउत ने लिखा कि यह सुपर पावर होने का संकेत है। राउत ने कहा कि भारतीय नेता रूस के मॉडल के उदाहरण का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वे अमेरिका के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है। स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति ने सुरक्षित और असरदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी बेटी को भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। राउत ने कॉलम में लिखा, जब पूरी दुनिया रूसी वैक्सीन को असुरक्षित बताने पर तुली हुई है, तब पुतिन ने उसे अपनी बेटी पर लगवाकर देश के लोगों का विश्वास में लिया। उन्होंने लिखा, रूस ने दुनिया के सामने आत्मनिर्भर होने का उदाहरण दिया है, वहीं हम लोग आत्मनिर्भर पर सिर्फ उपदेश ही दे रहे हैं। संजय राउत ने महेंद्र नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि क्यों पीएम मोदी, जिन्होंने महंत गोपाल दास से राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान हाथ मिलाए थे, क्या वे खुद को क्वारंटाइन करेंगे? राउत ने कहा कि दिल्ली कभी भी इस तरह के आतंक के अधीन नहीं थी जितनी अभी कोरोना वायरस के समय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
प्रियंका का योगी सरकार पर हमला, कहा स्मार्ट मीटर के चलते 4 गुना बढ़े बिजली बिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बिजली मीटर स्मार्ट है तो गलत कमांड के कारण जन्माष्टमी के दिन घरों में अंधेरा क्यों छा गया। प्रियंका गांधी का यह आरोप भी है कि यूपी में स्मार्ट मीटर की वजह से यूपी में कई लोगों के 4 गुना बिल आए हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, बिजली मीटर स्मार्ट है क्या? जन्माष्टमी के दिन स्मार्ट मीटरों में गलत कमांड ने लाखों घरों को अंधेरे में रखा। खबरों के अनुसार इन स्मार्ट मीटरों की वजह से बहुत लोगों के बिल 4 गुना आए हैं। यूपी सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर शोषण बंद करे और जांच कराकर नुकसान की भरपाई करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पिछले कई महीनों से योगी सरकार को निशाने पर लेती रही हैं। आपराधिक घटनाओं और कोरोना को लेकर उन्होंने कई बार यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिजली बिल को लेकर अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, जनता कहती है यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज और कॉमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने और किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।